गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी चांद अकेडमी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा था, यानी वो वीडियो या लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में, यानी भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेज है, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से टाटाज को याद रखें। तो साथियों, अध्ययन करने से पहले अपन जानना चाहेंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज चर्चा करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में, उसके उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, उनकी वृद्धि दर क्या रही, योजना आयोग क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग की संरचना क्या होती है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई, आदि चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल आरजे चांद अकेडमी को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, अब अध्ययन करते हैं अपन अपने चैप्टर पर। देखिए, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है उसका अर्थ देखते हैं पहले। आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी भारत में नियोजन को समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया है। दोस्तों, याद रखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है, उसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है, यानी 7वीं सूची का विषय बनाया गया है। साथियों, याद रखें। अब बात करते हैं नियोजन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, यानी नियोजन क्यों किया जाता है, प्लानिंग क्यों की जाती है, उसके ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। देखो, पहला तो है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, यानी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना तथा निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना, यानी इसके ये मेजर ऑब्जेक्ट्स है, आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे उद्देश्यों की, यानी आधारभूत ढांचे का विकास करना, कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना तथा तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देने का कार्य योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं कि देश में जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार द्वारा, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए ताकि उसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे, सामाजिक उत्थान के कार्य हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, उसका कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। वो कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पहले किया जाता था, लेकिन अब वो नीति आयोग आ गया है, हम नीति आयोग की आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब वो कार्य नीति आयोग करने लग गया है। देखिए, भारतीय नियोजन का इतिहास पढ़ते हैं पहले, यानी भारत का नियोजन जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उससे पहले इसका इतिहास क्या था, किस तरीके से कब स्टार्ट हुआ, क्या प्लानिंग हुई, कब विचार आया, किस किस के बारे में विचार आया, इसको कैसे पूरा किया, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। पहला है विश्वेश्वरैया योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लानड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था। यानी साथियों, जो उपरोक्त विद्वान द्वारा ये योजना बनाई गई थी, इसका प्रस्ताव वर्ष 1934 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखें कि जो विश्वेश्वरैया योजना बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, यानी 1934 ईस्वी में उसका प्रारूप बनाया गया था। और इस पुस्तक का क्या नाम है, प्लानड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी प्लानड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखें। यह योजना 10 वर्षीय थी, यानी शुरुआत में ये योजना 10 वर्षीय बनाई गई थी, जिसके निम्न उद्देश्य थे। पहला तो था राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना,
लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना, यानी जो एमएसएमई थे, सूक्ष्म लघु उद्योग थे, उनमें वृद्धि करने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया गया था। अब अगला प्रस्ताव क्या था, देखो फिक्की का प्रस्ताव था, यानी 1934 ईस्वी में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्व को समझा तथा इसका समर्थन भी किया। इसने नियोजन प्रक्रिया के संबंध हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। यानी जो फिक्की का प्रस्ताव था उसने नियोजन प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की मांग वर्ष 1934 ईस्वी में ही कर दी थी। अब अगले की बात करते हैं कांग्रेस योजना की। वर्ष 1938 ईस्वी में नियोजन की आवश्यकता के संबंध में विचार करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। यानी वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। अब आगे बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसमें बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी उस प्लान को बॉम्बे प्लान कहा गया। यह योजना 1944 से 45 में प्रकाशित हुई। यानी बॉम्बे प्लान योजना थी जो 1944-45 में प्रकाशित हुई थी। अब अगली योजना है गांधीवादी योजना। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। अगली योजना है जन योजना। यानी एमएन रॉय द्वारा 1945 ईस्वी में जन योजना को प्रस्तुत किया था। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया था। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्रायोरिटी दी गई थी। यानी जो ये योजनाएं हैं, जो योजना आयोग बनने से पहले के प्रारूप थे, यानी इन प्रारूपों के आधार पर ही योजना आयोग का गठन किया गया था। इन समितियों ने इन चीज़ों की संस्तुति दी थी। अब अगली है सर्वोदय योजना। भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। यानी साथियों ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए कि सर्वोदय योजना कब प्रकाशित हुई, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आ भी सकता है। तो सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। अब बात करते हैं आगे योजना आयोग की। देखिए आपके चैप्टर में है, ये भी जो नया सिलेबस कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसके अंतर्गत प्लानिंग कमीशन आपका चैप्टर है। तो दोस्तों अच्छी तरह से देखें। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी। यानी योजना आयोग को बनाने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग एग्जाम में पूछ ले तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। और किसकी सिफारिश पर हुई थी? ये केसी नियोगी, यानी केसी नियोगी एक विद्वान थे जिनकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्लानिंग कमीशन का उद्घाटन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग एक संविधानेतर पब्लिक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। यानी योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी संविधान के अंतर्गत इसका कोई उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। यानी एग्जाम में पूछ ले कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो याद रखें कि योजना आयोग का सदस्य प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री योजना आयोग का होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा थे। आर्थिक विकास से, अब एग्जाम में पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे।
आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए यह एक सलाहकारी निकाय थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने जगह ले ली। दोस्तों याद रखना, योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यानी नीति आयोग को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कार्य की, यानी इसका टास्क क्या है, इसके मेजर कार्य क्या क्या है। देखिए, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करना, देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग की योजना बनाना, प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन करना, योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, योजनाओं के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। यानी दो योजनाओं के जो चरण होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में हुई प्रोसेस का समय समय पर इवैल्यूएशन करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई दोस्तों अपनी योजना आयोग के बारे में। अब बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, यानी योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया था। यानी केंद्र सरकार द्वारा देश में 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। तो देखते हैं कितनी योजनाएं बनी, किस योजना की कितनी अवधि रही, उसका उद्देश्य क्या था, क्या मॉडल था और उसकी विकास दर क्या रही, विकास दर के लक्ष्य क्या थे, विकास दर की प्राप्ति कितनी हुई, वो देखते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। कब था? 1951 से 1956 तक, याद रखें, 51 से 56 तक था। यह योजना हेरोड डोमर्स समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखें यह योजना हेरोड डोमर्स समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर्स समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था। यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा समस्या भारत में कृषि उत्पादन की थी तथा खाद्य संकट की थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को मैक्सिमम करना तथा खाद्य संकट को दूर करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया था। यानी इसका ये मेजर ऑब्जेक्ट था। अब बात करते हैं अगली योजना की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि थी 1956 से लेकर 1961 तक। याद रखें 1956 से लेकर 1961 तक। यह योजना पीसी महिला नोविस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महिला नोविस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्ट समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। साथ ही चित्तरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए थे। याद रखें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में काफ़ी विकास के कार्य किए गए थे। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। इनमें इन संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो आगे बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि 1961 से लेकर 1966 थी। यह योजना जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महिला नोविस मॉडल से प्रभावित थी। यानी ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महिला नोविस मॉडल से प्रभावित थी। अब इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को डिपेंडेंट बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। लेकिन इसके अंतर्गत भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 65-66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही। यानी जो तीसरी योजना के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन उस समय भारत में विकराल समस्या उत्पन्न हो गई। एक तरफ भारत चीन का युद्ध, भारत पाक का युद्ध,
और 65-66 के अंतर्गत भीषण सूखा पड़ जाने के कारण से इस योजना के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए थे। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 ईस्वी में सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ द्वारा कौन से संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं योजना अवकाश। देखिए साथियों, ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं तो कंटिन्यूटी में चल रही थी, लेकिन 3 साल तक भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं स्थापित नहीं की गई थी। उसके लिए उस समय 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। तो 1966-67 के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से होता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। यह योजना डॉक्टर गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों याद रखें कि ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह डॉक्टर गॉडविल मॉडल पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख ऑब्जेक्ट था। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इस योजना काल में आरंभ की गई थी। यानी जो श्वेत क्रांति दूध के संबंध में है, दूध के उत्पादन के संबंध में है, तो ये क्रांति ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई थी। अब बात करते हैं आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। देखना इसमें 4 साल है। 4 साल क्यों है ये बताएंगे आपको। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यानी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, की शुरुआत 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्रियान्वित की गई थी। इसी योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यानी भारत सरकार द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको मैंने अभी बताया था कि ये 4 वर्षीय योजना क्यों है, क्योंकि इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। लेकिन उस समय राजनीतिक स्थिरता के चेंज होने की बदौलत, यानी जब ये कांग्रेस सरकार द्वारा योजना बनाई गई थी, उसके पश्चात 1978 में जनता सरकार केंद्र में अपनी सरकार बना ली थी। तो जनता सरकार द्वारा इस योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब उस समय जनता सरकार द्वारा अनवर्त योजना 1978 से 1980 लागू की गई थी। देखो, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना को 1 वर्ष पूर्व 1977-78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। 1978-83 की अवधि के लिए अनवर्त योजना यानी रोलिंग प्लान यानी जनता सरकार द्वारा 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवर्त योजना रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में समाप्त कर दी गई थी। कारण ये था कि 1978 में जनता सरकार ने इस योजना को कैंसिल कर दिया था। अनवर्त योजना बनाई थी, लेकिन उस समय 1980 में भी जनता सरकार गिर गई थी। तो वापसी कांग्रेस सरकार आते ही कांग्रेस सरकार ने इस योजना को भंग कर दिया था, यानी अनवर्त योजना को भंग कर दिया था। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि है 1980 से 1985। यह योजना आगत निर्गत इनपुट या आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। यानी छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यानी इसका मेन ऑब्जेक्ट गरीबी को दूर करना तथा रोजगार में वृद्धि करना था, यानी देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना था। आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1985 से 1990 था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल था। अब आगे बात करते हैं योजना अवकाश।
यानी उस समय राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह योजना पुनः बंद कर दी गई तथा 2 वर्ष तक योजना अवकाश लागू किया गया, यानी 1990 से 1992 तक। उसके पश्चात वापसी राजनीतिक स्थिरता समाप्त होने के पश्चात कांग्रेस शासन द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1992 से 1997 के मध्य। इस योजना के मुख्य उद्देश्य उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास इसका उद्देश्य था, यानी उत्पादन रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास करने का उद्देश्य 8वीं पंचवर्षीय योजना का था। अब आगे बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि 1997 से 2002 थी। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता देना था, यानी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता देना 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्ट था। अब आगे बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि थी 2002 से 2007। उद्देश्य समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास करना था, यानी समावेशी समृद्धि द्वारा जो असमानताएं देश में विद्यमान थी उनको कम करने का प्रयास 10वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार द्वारा किया गया था। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसके उद्देश्य था विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। दोस्तों, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके पिछले जब ये एग्ज़ाम हुई थी 2013 वाली भर्ती की, उसके अंतर्गत ये चैप्टर शामिल था, लेकिन अब हटा दिया गया है क्योंकि इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व नहीं रहा है। इसके जगह नीति आयोग आ गया है। फिर भी आप याद रखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना को भी देखें। तो बात करते हैं लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। 2012 से लेकर 2017 के मध्य था। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया था। ठीक है साथियों, ये पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ ली। कितनी पंचवर्षीय योजना अब तक क्रियान्वित की गई है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है अब तक। उनकी अवधि क्या क्या थी, योजना काल कब आया और अनुवर्त योजना कब लागू की, आपने विस्तार से पढ़ लिया होगा। तो अब बात करते हैं आगे। जो ये योजनाएं थी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, उनके लक्ष्य और उपलब्धियां कितनी हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है उस समय सरकार द्वारा पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना विकास करना है, सामाजिक उत्थान, गरीबी उत्थान में कितना पैसा खर्च करना है, और लागू करने से पहले ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है कि इतने प्रतिशत इस क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करना है, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति 5 साल पश्चात देखी जाती है कि वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, तब उनमें सुधार का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, योजना अवधि यानी जो पहली योजना थी, मैंने अवधि आपको बताई थी, आप देख लेना इसको और आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF मुझे मेरे से नॉमिनल चार्ज में ले सकते हो। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1 रखा गया था और उसकी प्राप्ति उपलब्धि 3.6 हुई थी, यानी ये योजना सकारात्मक रही थी। अगली योजना में 4.5% लक्ष्य था, 4.2% लक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी लक्ष्य उम्मीद से कम हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.6 लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2.8% ही प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीजन था कि उस समय भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध और भीषण सूखा का पड़ जाने की बदौलत पंचवर्षीय योजना ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। उसके पश्चात 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई। उनके लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति 3.9% हुई थी। अगली योजना चौथी 1969 से 1974 के बीच, इसका लक्ष्य 5.7 था, 3.3 की प्राप्ति हुई। इस योजना में भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। 1974 से 1978 वाली योजना के अंतर्गत 4.4 लक्ष्य रखा गया, तो 4.8 लक्ष्य की प्राप्ति हुई, यानी सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात में जनता सरकार द्वारा अनुवर्त योजना लागू की गई 78 से 80 के बीच में। फिर उसके पश्चात कांग्रेस शासन द्वारा 1980 से 1985 के बीच में नई योजना आई। इसका लक्ष्य 5.2 था, तो उपलब्धि 5.7 रही, यानी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्ति हुई। 85 से 90 वाली योजना के अंतर्गत 5% लक्ष्य रखा गया और 6% की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात राजनीतिक स्थिरता के चलते 2 वार्षिक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई, जिनकी अवधि 1990 से 1992 थी और इनके लक्ष्यों की प्राप्ति 3.4 हुई। अगली योजना है 1992 से 1997 के बीच, उसका लक्ष्य 5.6 था, उपलब्धि 6.8 हुई, यानी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। 97 से 2002 6.5% लक्ष्य था, 5.4 की प्राप्ति हुई। 2002 से 2007 के मध्य जो योजना थी उसका 8% लक्ष्य रखा गया, 7.6% की प्राप्ति हुई।
7 से 12 वाली 9% लक्ष्य रखा गया था, 8% की प्राप्ति हुई। तो 2012 से 17 यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 के मध्य था। इसका लक्ष्य 8% रखा गया, लेकिन इसकी जगह नीति आयोग आ गया। अब देखते हैं भारत में नियोजन की महत्ता, यानी जो आर्थिक नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, उनकी उनकी इम्पोर्टेंस या उपलब्धियां क्या क्या रही है देखो, यानी देश के विकास में क्या प्रभाव पड़ा इन योजनाओं के माध्यम से। पहला तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, यानी जो 1950 में राष्ट्रीय आय एक नाम मात्र की थी, जो आज बढ़ के काफ़ी हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, और साथ ही उद्योगों का विकास तथा उनका विविधीकरण भी काफ़ी मात्रा में हुआ है। बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास हुआ है और सामाजिक आधारित संरचना का विकास हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन नीति आयोग। आपका ये चैप्टर नया जोड़ा गया है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञापन दिया गया है, उसमें आपका नया चैप्टर यूनिट जोड़ी गई है, यानी नीति आयोग। और नीति आयोग को अच्छी तरह से देखें, क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। तो पहले देखते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। यानी इसका फुल फॉर्म है साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ये आपसे पूरे चांसेज है नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछने का। नीति आयोग का तात्पर्य क्या है बताओ। यानी इसकी स्थापना कब हुई देखते हैं। यानी 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसका हिंदी रूप है ये, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का गठन किया गया। दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन किसकी जगह हुआ, तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह किया गया था। अब नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। नीति आयोग का उद्देश्य है कि सरकार के यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यानी नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में अपनी सेवाएं देगा तथा निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगी। यानी ये तकनीकी परामर्श उपलब्ध करवाएगी। अब बात करते हैं नीति आयोग के कार्य। देखिए नीति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, इसके क्या कार्य हैं देखते हैं। पहला तो है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। अगला है नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। तथा लास्ट है अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना, यानी जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनका रिव्यू का कार्य करना। अब बात करते हैं साथियों नीति आयोग की संरचना, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कैसे होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, इसका CEO क्या होता है, वो चीज़ पढ़ते हैं। देखो नीति आयोग की संरचना के अंतर्गत एक तो अध्यक्ष होता है, यानी इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान अध्यक्ष इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे। इसमें एक गवर्निंग काउंसिलिंग होती है जिसके अंतर्गत राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और संघ जो राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। यानी जो टेरिटरी स्टेट है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके उपराज्यपाल गवर्नर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अंतर्गत पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं जो किसी विश्वविद्यालय से चयनित किए जाते हैं। और एक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो दिन प्रतिदिन की कार्यों का संचालन करता है, यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बात करते हैं नीति आयोग का एजेंडा क्या है, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका एजेंडा का क्या एजेंडा है इसका देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सरकार ने 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन प्लान एजेंडा प्रस्तुत किया है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नीति आयोग का एजेंडा क्या है, तो याद रखें कि योजना आयोग के स्थान पर सरकार ने 15 वर्षीय विजन निर्धारित किया है, साथ ही 7 वर्षीय स्ट्रेटजी रणनीति तैयार की है तथा साथ में 3 वर्षीय एक्शन प्लान का एजेंडा सरकार द्वारा बनाया गया है।
अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की वर्तमान स्थिति, यानी 30 अप्रैल 2022 तक के सदस्यों की स्थिति है। यानी अभी तक आज की तारीख में इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। और अगर कोई सदस्य चेंज होता है तो आप करंट जीके पढ़ रहे हैं, करंट जीके में उसका ध्यान रखें। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नीति आयोग की स्थिति, यानी 30 अप्रैल 2022 की स्थिति है ये। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। यानी मैंने पिछले अभी बताया था आपको कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, तो इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है और इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। याद रखें, एग्जामिनेशन पूछ ले कि उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी है और अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी है ही। और इसके सीईओ वर्तमान में वी आर सुब्रमण्यम है, यानी इसका वर्तमान सीईओ सुब्रमण्यम जी है। याद रखें। इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन देखते हैं। श्री वी के सारस्वत है, प्रोफेसर रमेश चंद्र है, डॉक्टर वी के पॉल है। इसके पदेन सदस्य श्री राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में। और अगला सदस्य श्री अमित शाह है जो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है। अगला सदस्य श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मंत्री है। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार इसके पदेन सदस्य हैं। 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं देखते हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है, पीयूष गोयल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, तथा लास्ट में राव इंद्रजीत सिंह इनके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी योजना आयोग के बारे में अपन ने विशेष रूप से पंचवर्षीय योजना के बारे में विशेष रूप से डिटेल से अध्ययन कर लिया है। साथ ही नीति आयोग के उद्देश्य, इसके एजेंडा, योजना आयोग की यानी पंचवर्षीय योजनाओं की कितनी दर है, कितना लक्ष्य है, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य किस मॉडल पर आधारित है, ये सब चीज़ें अपन ने विस्तार से अध्ययन कर ली है। तो मेरा मानना है कि ये नोट्स मैंने मेरे अनुभव के हिसाब से तैयार किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी नोट्स के माध्यम से पूछा जाएगा। तो आप इस नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें। PDF लेने के लिए मेरे से संपर्क करें। आप मेरे मोबाइल नंबर 9602306391 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। ये PDF आपको नॉमिनल चार्ज पर मिलेगी। दोस्तों वही मैसेज करें जिसको PDF लेना हो, अदरवाइज आपका समय और मेरा समय ख़राब नहीं करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है साथियों, थैंक यू।